हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी जीएस की मास्टर वीडियो सीरीज में आज के इस वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में हम पहले भी कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें तो आप प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। जीएस में आपको इसी सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये प्रॉपर सीरीज फॉलो कर ली, 30+ स्कोर आपका 100% बनेगा। इसके अलावा एनटीपीसी की 20 वीडियो की मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आपको वो 20 मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर हम सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक वो मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, तो सारे मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। एग्जाम से पहले आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, तो आप बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन अगले साल 1192 में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है, क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का रास्ता खुल गया था। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर की लड़ाई में गढ़वाल शासक जयचंद्र को भी हरा दिया था। इन जीतों से मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की मजबूत शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने? पृथ्वीराज चौहान। सी आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंततः गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया? तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती समय में इल्तुतमिश ने चालीसा या तुर्कान ए चिहलगानी नाम से 40 तुर्की अमीरों का एक पावरफुल ग्रुप बनाया था। बाद में बलबन ने इस ग्रुप को खत्म कर दिया ताकि पूरी पावर उसके हाथ में आ जाए। वो नसीर उद्दीन महमूद का वजीर था, लेकिन असली कंट्रोल उसी के पास था। बलबन ने सुल्तान को गोट का रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए सिजदा मतलब झुककर सलाम और पाबोस पैर छूना जैसी रस्में जो है वो शुरू की थी। उसने खुद को जिल-ए-इलाही गोट की छाया कहा। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बलबन द्वारा गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया? सी आंसर। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बरी तुर्क और खिलजी। 4 हमको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखें, प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हैं। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का अगर सही क्रम देखें तो इल्बरी तुर्क मतलब गुलाम वंश की बात हो रही है। उसके बाद खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा, फिर लोदी आएगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर का, फिर 5वें नंबर का, फिर पहले नंबर का, फिर 3 और फिर 2, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी? किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम शाह था। उसे सुल्तान सिकंदर शाह भी कहा जाता था। वह लोदी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने बिहार, धौलपुर, नरवर, ग्वालियर और नागौर के कुछ हिस्सों को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। लेकिन वह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, सिकंदर लोदी का एक कल्चर्ड व्यक्ति भी था जिसे कविता लिखने का शौक था। उसने गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखी, इसलिए उसे एक पोइट किंग भी कहा जाता है। तो सिकंदर लोदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसने उत्तर भारत में पहली बार चांदी का टंका, सिल्वर टंका और बिलोन जितल नाम से सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के उस समय के प्रमुख चलन बन गए, करेंसी बन गई थी। इल्तुतमिश ने ही इक्ता सिस्टम शुरू किया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा कराया था, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसकी करेंसी रिफॉर्म को मध्यकालीन भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। तो इल्तुतमिश ए आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चला था 1351 से लेकर 1388 तक। एक ऐसा सुल्तान था जिसने शासन के साथ साथ जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर पर भी ध्यान दिया था। उसने दीवान ए खैरात नाम से एक चैरिटी डिपार्टमेंट, दान विभाग भी बनाया था जो गरीबों की मदद करता था। उसने फ्री हॉस्पिटल बनाए जहां पर जरूरतमंदों का इलाज होता था। साथ ही उसने दफ्तर ए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना की ताकि बेरोजगारों को काम मिल सके। तो फिरोज शाह तुगलक ए आंसर। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था, यानी पैरोट ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी भाषा, कविता और संगीत में भारत की आवाज झलकती थी।
कव्वाली संगीत शैली के जनक माने जाते हैं। खुसरो ने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों के विकास में भी अहम योगदान दिया। वो कई दिल्ली सुल्तानों बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक इनके दरबारी कवि रहे। वहीं सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में तुगलकनामा, नौ सिपहर, खुजाइन उल फुतू ये सभी शामिल थी। तो तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसने मंगोलों से निपटने के लिए अपनी सेना को मजबूत भी किया था। इसने शुरू में 2 बड़े सैन्य सुधार किए थे, चेहरा और दाग नाम से। चेहरा सैनिकों की पहचान का रिकॉर्ड रखा जाता था एंड दाग घोड़ों पर पहचान के लिए निशान लगाए जाते थे। इसने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि भी दी। इसने कई आर्किटेक्चर वर्क भी किए थे, जैसे अलाई दरवाज़ा, 1000 खंभों का महल, हौज खास जो कि एक जलाशय और इमारतें, इनका निर्माण कार्य कराया था। मंगोलों के खिलाफ उसकी रणनीति और साहस ने दिल्ली सल्तनत को बचाया और उसकी ताकत को भी दिखाया। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री भारत मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। वह भारत की राजधानी दिल्ली में करीब 8 साल तक रहा। आगे चलकर उसे खुद सुल्तान ने काजी बना दिया था, मतलब जज। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण रहीला नामक पुस्तक में लिखा है, जिसमें उस समय के भारत का प्रशासन, संस्कृति और समाज बहुत विस्तार से वर्णित हैं। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ए आंसर। निम्न में से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था? तो फिरदौसी, अलबरूनी, उद्बी और वेहाकी, इन 4 में से देखना है। तो फिरदौसी जो है एक प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शाहनामा के लेखक थे। महमूद गजनवी के समय में फारस में ही थे और भारत कभी नहीं आए। हालांकि उन्होंने महमूद के लिए शाहनामा लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गया था। दूसरी ओर अगर हम अलबरूनी की बात करें, उद्बी की बात करें, बेहाकी की बात करें, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल थे। अलबरूनी ने भारत में रखकर किताब उल हिंद लिखी, जो भारतीय ज्ञान पर आधारित हैं। उद्बी की बात करें, महमूद का दरबारी इतिहासकार था। उसने तारीख के यामिनी लिखी, जो महमूद की विजयों का लेख हैं। बेहाकी की बात करें तो इन्होंने तारीख के सुबुतगिन लिखा, जो भारत और गजनी की जानकारी देता है। इसलिए केवल फिरदौसी ही भारत नहीं आए थे, बाकी तीनों किसी न किसी रूप में महमूद से जुड़े थे और भारत के संदर्भ में लिखने वाले लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ चंदावर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और गढ़वाल शासक राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराकर जीत लिया था एंड जयचंद को मार दिया था। यह युद्ध तराइन युद्ध के बाद में दूसरी बड़ी विजय थी, जिसने उत्तर भारत में तुर्की मुस्लिम शासक की नींव और भी मजबूत कर दी थी। इसके बाद गोरी ने कन्नौज और वाराणसी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाज उल सिराज 13वीं सदी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ लिखा था। यह किताब 1259 में पूरी हुई। इसमें दिल्ली सल्तनत, विशेषकर इल्तुतमिश और बाद के शासकों के समय का विस्तृत इतिहास देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को इल्तुतमिश के पुत्र जो थे नासिरुद्दीन महमूद, उनको समर्पित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सोर्स है, जिससे हमें उस काल के राजनीतिक और सामाजिक हालातों की जानकारी मिलती है। तो मिन्हाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक थे। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के तहत एक बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी लागू की थी। उसने 4 अलग अलग प्रकार के बाजार बनवाए, खाद्यान्न, कपड़े, घोड़े और जानवर और दासों के लिए। हर बाजार की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें शाहनाए मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी, जिसका काम यह था कि व्यापारी मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल का उल्लंघन न करे, अनाज, कपड़ा, जानवरों, इनकी कीमतें और गुणवत्ता तय करना और उन्हें बनाए रखना। तो बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था, जब दिल्ली सल्तनत में नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक कमजोर शासन चला रहे थे। कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ए आंसर। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करके भारी लूट और नरसंहार किया था। उसने दिल्ली को उजाड़ दिया था, अपार धन लेकर वापस चला गया था।
इस हमले से तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी। बाद में तैमूर का वंशज बाबर 1526 में भारत आकर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद। ये आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम था फुतुहत ए फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों और सुधार योजनाएं, रिफॉर्म्स जो करे थे, उनके बारे में लिखा है। उसने यहाँ पर यह भी लिखा कि कैसे उसने नई नहरें बनाई थी, बाग बगीचे, मस्जिदें बनाई, टैक्स को कम किया और गुलामों की देखभाल की। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों का समूह था जो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि थे अलसानी पद्दाना, जिन्हें आंध्र कवि पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय की बात करें तो खुद भी एक महान कवि थे। उन्होंने अमुक्तमाल्यद नाम का एक तेलुगु महाकाव्य भी लिखा था, जिसमें रानी लक्ष्मी देवी की कथाएं। उनका दरबार साहित्य, कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कृष्णदेव राय, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके दरबार में कई विदेशी यात्री आए थे, जिनमें पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और नूनीज प्रमुख थे। डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय के शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था की काफी प्रशंसा की थी। वहीं नूनीज ने विजयनगर की समृद्धि, बाजारों, त्योहारों और महिलाओं की स्थिति पर विस्तार से लिखा है। इन दोनों यात्रियों के विवरण हमें विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्वरूप को समझने में काफी हेल्प करते हैं। तो डोमिंगो पेस और नूनीज, मतलब ए और सी, डी आंसर यहाँ पर सही होगा, बोथ ए एंड सी। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तालीकोटा युद्ध 26 जनवरी 1565 को दक्षिण भारत में लड़ा गया था। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की 4 मुस्लिम सुल्तानों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर के बीच हुआ था। उस समय विजयनगर का शासक कौन था? अलिया राम राय। इसे युद्ध में हराकर मुस्लिम सेनाओं ने राजधानी हम्पी को लूटकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का तेजी से पतन भी हुआ और यह दक्षिण भारत के इतिहास की एक नाटकीय और निर्णायक घटना भी बनी। तो तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? विजयनगर एम्पायर का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? रामानंद को। 14वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत थे। इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय दिया जाता है। वे श्री राम के भक्त थे। उन्होंने भक्ति को जाति धर्म से ऊपर रखा। रामानंद को सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच एक सेतु माना जाता है। उनके शिष्यों में कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना जैसे महान प्रसिद्ध संत शामिल थे। उन्होंने हिंदी और लोक भाषाओं में उपदेश देकर आम लोगों को सीधे भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरणा दी थी। तो कौन? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, जिन्होंने संकीर्तन परंपरा की शुरुआत की। संकीर्तन का अर्थ होता है भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन को भक्ति का सर्वोत्तम साधन बताया और लोगों को नाचते गाते रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया। उनका आंदोलन बहुत ही भावनात्मक था। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव भी रखी। उनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, बंगाल में हुआ था। तो कौन संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता हैं? चैतन्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने अपनी आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, तुर्की भाषा में लिखी थी, जो कि बाबर की मातृभाषा थी। बाद में इसे फारसी में अनुवादित किया गया ताकि भारतीय दरबारों में इसका प्रचार हो सके। इस किताब में बाबर ने अपने जीवन, युद्धों, भारत के मौसम, भूगोल और समाज के बारे में विस्तार से लिखा है। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो बी आंसर तुर्किश। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें? क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है,
देखिए पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो एक की जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये, 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था, तो करेक्ट आंसर है इसका कन्नौज के युद्ध में, बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था और मुगल सम्राट बना, सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था उसे 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने उसे पूरी तरीके से हराकर भारत से बाहर भगाने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले 1539 में चौसा के युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और वहीं से उसने खुद को शेरशाह घोषित किया था। लेकिन कन्नौज की हार निर्णायक मानी जाती है क्योंकि इसके बाद शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने प्रशासन और सड़क निर्माण जैसे कई बड़े सुधार किए थे। तो किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज युद्ध में, डी आंसर। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? किसने लगाई थी? जहांगीर ने, जिनका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह थे। 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने शासन किया था। उन्होंने अपनी न्यायप्रियता को दर्शाने के लिए न्याय की जंजीर लगाई थी। ये एक सोने की जंजीर थी जो आगरा के किले के दरवाजे पर लटकती थी। किसी भी आम आदमी को अगर अन्याय हुआ हो तो वह इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला और न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी भी फारसी में लिखी है। तो यहाँ पर बी जहांगीर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था अपने चरम पर थी। उसी समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार नियुक्त किए गए। जहां अकबर के समय ये अनुपात करीब 16% पर था, वहीं औरंगजेब के समय ये बढ़कर लगभग 33% हो गया था।
हालांकि औरंगजेब को एक कठोर इस्लामी शासक माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक जरूरतों के चलते उसने भी बड़ी संख्या में हिंदू अधिकारियों को मनसब दिया था। मनसबदारी व्यवस्था को मूल रूप से अकबर ने 1571 में शुरू किया था, जो सैन्य और प्रशासनिक पदों पर आधारित थी। मनसब का बेसिकली मतलब ये होता है कि पद, रैंक या दर्जा। ये पद किसी अफसर की औपचारिक रैंक और उसकी जिम्मेदारियों को दर्शाता था। मुगल प्रशासन में एक अधिकारी जिसे राजा द्वारा एक मनसब मतलब रैंक दी जाती थी। ये व्यवस्था मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने में बहुत ही उपयोगी थी। तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तभी उसके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को समर्थन दिया। इसका कारण यह माना गया कि गुरु अर्जुन ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसी बात से नाराज होकर जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। यहीं से सिखों और मुगलों के बीच रिश्ते बिगड़ते गए, जो आगे चलकर और भी तीव्र हो गए थे। तो किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। कहां पर? रायगढ़ किले में। और इन्हें इस अवसर पर छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने अपने शासनकाल के लिए अष्टप्रधान मंडल नामक एक कुशल मंत्री परिषद भी बनाई थी। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा डी थी। छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य की भावना को जीवंत किया और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी। कहां पर राज्याभिषेक हुआ था? रायगढ़ किले में। डी आंसर। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहला अंग्रेज व्यापारी था जो 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। उसका उद्देश्य था मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों के लिए व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति लेना। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जाट का प्लेटो कहा गया? तो महाराजा सूरजमल भरतपुर के शक्तिशाली जाट शासक थे। उन्हें जाट का प्लेटो कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें उनकी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता के कारण मिली। 18वीं शताब्दी में जब भारत में अराजकता थी, सूरजमल ने अपने राज्य को राजपूतों, मराठों और मुगलों के बीच संतुलन बनाकर मजबूती से चलाया था। उन्होंने जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा किया, इसलिए उन्हें जाट का प्लेटो कहा गया। सूरजमल, सी आंसर। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? कौन थे गुरुमुखी लिपि के जनक? गुरु अंगद देव। उन्होंने गुरु नानक की वाणियों को लिखित रूप में लाने के लिए इस लिपि को व्यवस्थित किया। गुरुमुखी शब्द का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकला। इस लिपि की मदद से सिख धर्म की शिक्षा आम लोगों तक पहुंची। बी आंसर करेक्ट है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर अदर ऑप्शन देखते हैं तो गुरु नानक देव जी की बात हो रही है। सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर, सेवा और सच्चाई का रास्ता दिखाया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का निर्माण नहीं किया था। गुरु रामदास जी की बात करें तो सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की, लेकिन गुरुमुखी से सीधा संबंध नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही अंतिम गुरु होगा। ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर रखिएगा। यहाँ पर गुरु अंगद देव करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खालसा की स्थापना और पाहुल परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी, गुरु गोविंद सिंह। डी आंसर। उन्होंने पाहुल परंपरा शुरू की और 5 ककार, केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंगा इनको अनिवार्य बनाया। इससे सिख समुदाय को एक संगठित, धार्मिक और योद्धा समूह के रूप में स्थापित किया गया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। डी आंसर। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? कौन बना था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है, भारत के पहले शासक थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब फ्रांस का क्रांतिकारी संगठन था, उसका सदस्य बना। उन्होंने फ्रांसीसी तकनीक और अफसरों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बनाया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी रॉकेट तकनीक, विदेशी नीति और साहसी नेतृत्व ने उन्हें भारत के पहले आधुनिक राष्ट्रवादी शासकों में शामिल कर दिया। तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुलुगमा और अरब नामक नई युद्ध तकनीकों की शुरुआत किसने की थी?
किसने करी थी? बाबर ने। बाबर जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, पहला शासक था जिसने भारत में तोपों और बंदूकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। उसने 2 नई युद्ध तकनीकों की शुरुआत करी थी। एक थी तुलुगमा, जिसका मतलब होता है 3 भागों में सेना बांटने की तुर्की पद्धति, और दूसरा है अरब, गाड़ियों में तोप रखना। इन तकनीकों का इस्तेमाल 1526 के पानीपत युद्ध में उसने किया था। इन तकनीकों ने ही उसे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के खिलाफ निर्णायक जीत दिलाई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा में इस युद्ध की रणनीति का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर बाबर ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस पाल राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल लगभग 1770 से लेकर 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। पाल वंश के एक महानतम शासक थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की और नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण और पुनर्जीवन दिया। पाल शासक महायान बौद्ध धर्म के समर्थक थे और शिक्षा के बड़े संरक्षक माने जाते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र और मुंगेर थी। उन्हें उत्तर भारत का सम्राट और परम सौगात जैसी उपाधियां मिली थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की मूल स्थापना जो है ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन इसे धर्मपाल ने फिर से जीवंत किया था। तो यहाँ पर धर्मपाल बी आंसर। मिहिर भोज किस वंश का महान शासक था? तो मिहिर भोज गुजर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्हें आदि वराह की उपाधि मिली थी क्योंकि वे भगवान विष्णु के वराह अवतार के उपासक थे। उनके सिक्कों पर वराह की आकृति अंकित होती थी। मिहिर भोज का शासन उत्तर भारत में प्रतिहारों की शक्ति के चरम का प्रतीक था। उन्होंने अरबों, राष्ट्रकूटों और पालों से भी संघर्ष किया था। तो मिहिर भोज किस वंश का महान शासक था? प्रतिहार का। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उन्होंने लगभग 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की और मालखेड़ कर्नाटक में जो स्थित है उसको अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जो कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में प्रसिद्ध रॉक कट शिव मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और यह रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत एग्जाम्पल है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। तो यहाँ पर कृष्ण प्रथम ए आंसर। पाल वंश के पतन के बाद कौन सा राजवंश आया? तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने बंगाल और पूर्वी भारत में सत्ता संभाली थी। हेमंत सेन इस वंश के संस्थापक थे, लेकिन इसे सुदृढ़ बनाने का श्रेय जो जाता है वो विजय सेन और बलाल सेन को जाता है। ये वंश मूल रूप से दक्षिण भारत कर्नाटक क्षेत्र से आया था, लेकिन बाद में बंगाल में स्थापित हुआ था। सेन वंश का शासनकाल 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। इसने हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाई थी। तो सेन सी आंसर। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ओडिशा के पूर्वी गंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था नरसिंहदेव प्रथम। उसने 1238 से 1264 ईस्वी के बीच शासन किया और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया, जिसकी दीवारों पर अद्भुत मूर्तिकलाएं। ये मंदिर उसकी विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो नरसिंहदेव प्रथम सी आंसर। किस ग्रंथ के अनुसार प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी वंशों का उदय अग्निकुंड से हुआ था? किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदरबाई द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य है, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। यह कथा माउंट आबू राजस्थान के अग्निकुंड की है, जहां से इन राजपूत वंशों को ब्राह्मणों ने उत्पन्न किया था ताकि वे मलेच्छों से रक्षा कर सके। हालांकि इसे पौराणिक कथा माना जाता है, लेकिन यह राजपूतों की राजनीतिक वैधता को दर्शाने का माध्यम बना। तो पृथ्वीराज रासो डी आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ें। 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये, आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को हराया था? किसने हराया था? ध्रुव धारावर्य ने। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने लगभग 780 से 793 ईस्वी तक शासन किया। उसने उत्तर भारत में चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इससे राष्ट्रकूटों की उत्तर भारत में प्रतिष्ठा और विस्तार दोनों बढ़े थे। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को हराया था? ध्रुव धारावर्य ने। बी आंसर। नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराकर मालवा और गुजरात पर अधिकार किया? किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय ध्रुव धारावर्य का पुत्र और राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था और मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था। उसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश की शक्ति को उत्तर भारत में उसने विस्तार दिया था। तो किसने? गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर 9वीं और 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार थे। वे महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय के दरबार में कवि के रूप में कार्यरत थे, प्रतिहार शासक के। तो महेंद्रपाल प्रथम, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है कर्पूर मंजरी, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, एक अनोखी नाट्य कृति है। सुबुक्तगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो सुबुक्तगिन एक तुर्क मूल का गुलाम था जो धीरे धीरे गजनी का शासक बना। 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। उसे गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो 977 ईस्वी, ए आंसर। महमूद गजनवी ने किस वर्ष अपने भाई इस्माइल को हराकर गजनी की गद्दी प्राप्त की थी? तो महमूद गजनवी 997 ईस्वी में अपने भाई इस्माइल को हराकर गजनी की गद्दी पर बैठा था। उसने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। उनके इन आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला। उसके दरबार में विद्वान जैसे फिरदौसी और अलबरूनी मौजूद थे। तो 997 ईस्वी, बी आंसर। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस हिंदू शाही राजा को हराया था? किसको हराया था? जयपाल को। जयपाल हिंदू शाही वंश का एक शक्तिशाली राजा था जिसने पंजाब और काबुल घाटी के इलाकों पर शासन किया। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर के पास उसे युद्ध में हराया था। इस हार के बाद जयपाल ने आत्मग्लानि में आकर सिंहासन त्याग दिया और आत्मदाह कर लिया था। यह महमूद का भारत में पहला बड़ा आक्रमण था जिसने उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति को हिला दिया था। तो जयपाल। अगला क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के पास कायदरा गांव में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर हमला कर गुजरात की ओर रुख किया तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायदरा गांव में मोहम्मद गोरी को हराया था। माउंट आबू के पास गोरी की सेना को करारी हार मिली, उसे वापस भागना पड़ा था। यह भारत में गोरी की पहली हार थी जो भविष्य के आक्रमणों से पहले एक बड़ा सा झटका था। तो यहाँ पर भीमदेव सोलंकी द्वितीय, सी आंसर। मध्यकालीन भारत का वह पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? तो कौन सा था वो? घाघरा का युद्ध। 1529 में बाबर ने घाघरा नदी के किनारे एक बड़ा युद्ध लड़ा था जो उसकी अंतिम बड़ी लड़ाई थी। यह युद्ध बाबर और अफगान सरदार महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। यह भारत का पहला मध्यकालीन युद्ध था जो जल और थल दोनों मोर्चों पर लड़ा गया था। इस जीत से बाबर ने अपने साम्राज्य को और अधिक स्थिर किया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, डी आंसर। किस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने खुद को गाजी मतलब धर्म के रक्षक की उपाधि दी थी, ए आंसर। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने सम्राट बनने के बाद उसे खाने खान की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सरदार या सर्वोच्च अमीर। बैरम खां ने 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराकर मुगल सत्ता को मजबूत किया था। तो खाने खान, बी आंसर। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? कौन था? अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए। उसने सती प्रथा को कानूनी रूप से अनुमति के बिना निषिद्ध कर दिया था। वह सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था और महिलाओं की स्थिति सुधारने के पक्ष में था। उसने बाल विवाह, जबरन सती और तलाक जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया था। तो अकबर, सी आंसर। लास्ट लेते हैं क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? किसने करी थी? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय
विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे। वो विद्यानुरागी थे और कई भाषाओं में साहित्यिक कार्यों को प्रोत्साहन देते थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें अभिनव भोज की उपाधि दी गई, जो प्राचीन भोज राजा की तरह विद्वानों के संरक्षण माने जाते थे। तो डी आंसर सही होगा। तो मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हमने। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा क्वेश्चन लगा के। ऐसा ही एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है एग्जाम के अंदर, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, और हमारी और मेरी पूरी कोशिश है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। एनटीपीसी एग्जाम में हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन, आपको 40 में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री को हमको अच्छे से पढ़ना है। मैंने 29 रुपीज़ का आपको 1 लाइनर पैकेज भी दे रखा है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से बन जाएंगे आपके, और जो ये वीडियो मैंने आपको दिया है इसमें से भी आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने 29 रुपीज़ वाला एनटीपीसी का 1 लाइनर जीएस का पैकेज एनरोल नहीं कराएं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप उस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, उस फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर आप पैकेज एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।